नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज 26 अगस्त है जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस की कुछ जानकारियाँ लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में ही महिला समानता की शुरुआत की। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला और इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। इसका इतिहास महिला समानता दिवस का क्या है? इसकी औपचारिक शुरुआत 1871 में हुई और न्यूजीलैंड में इसको पहली बार शुरुआत किया गया इसका, और 1883 में पहली बार महिला समानता को लागू किया गया। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन से पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ और उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक का दर्जा जो पहले से प्राप्त था वो खत्म हुआ। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली वकील बेला अब्जुक के प्रयास 1971 से 26 अगस्त को महिला दिवस और महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में महिलाओं के अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। तथाकथित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए। भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। यद्यपि वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में भाग ले रही हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता और दमखम का परचम न लहराया हो। शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रौद्योगिकी, व्यापार, मीडिया, मनोरंजन, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी भागीदारी भारी संख्या में दर्ज कराई है। इसके बावजूद कहीं कहीं महिलाओं की दुर्दशा और उनके विरुद्ध हिंसा की घटनाएं सुनने में आती रहती हैं। महिलाओं में साक्षरता की जो दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें 12% की वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन केरल में जहां महिला साक्षरता 92% है, वहीं बिहार में महिला साक्षरता की दर अभी भी 53.3% है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पहली जो योजना थी महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति। सरकार द्वारा 20 मार्च 2001 को लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं को प्रगति, विकास, सशक्तिकरण सुनिश्चित करना था। महिलाओं पर जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए इस नीति को लाया गया था। दूसरी नीति थी राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम, सबला जिसको कहते थे। भारत सरकार ने 2010-11 में RTICDS प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह नई स्कीम लागू की। राज्य सरकारों, संघ प्रदेशों के माध्यम से चलाई जाने वाली 100% केंद्रीय वित्त पोषित स्कीम है ये। इसके अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केंद्र सरकार वित्त और पूरक पोषण की लागत में राज्य और संघ प्रदेशों के साथ 50-50 के आधार पर भागीदारी करेगी।
इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की सभी और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त किशोरियों के पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख, जीवन कौशल के बारे में शिक्षित भी किया जाएगा। इस प्रकार अधिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वासपूर्ण, सही मायनों में सशक्त महिलाएं बन पाएंगी, अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकेंगी और आने वाले बच्चियों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसमें क्या है कि प्रसूता एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को 2010 से 11 में प्रायोगिक आधार पर 52 जिलों में यह स्कीम शुरू की गई। इसके अंतर्गत 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनके पहले 2 बच्चों के 6 माह तक की आयु तक 3 किस्तों में 4,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान छुट्टी की वजह से होने वाली वेतन हानि की प्रतिपूर्ति करना था। चौथा था लिंग आधारित बजट। बजटीय प्रक्रियाओं में लिंग को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए लिंग आधारित बजट की शुरुआत की गई। बजट की प्रक्रिया के दौरान लिंग संभावनाओं को हर स्तर पर चरण दर चरण लागू किया गया और इसको शामिल किया गया। मंत्रालय द्वारा 2004-05 में लिंग समानता बजट का एक मिशन वक्तव्य स्वीकार किया गया और मिशन को लागू करने के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई। वर्ष 2005 के बाद प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, जागरूकता पैदा करना, पैरवी, आग्रहीकरण, लिंग उत्पादक अनुमान पर गहन कार्य किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिंग आधारित बजट के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय ने इस कार्य के लिए अलग से लिंग आधारित बजट ब्यूरो का गठन किया, जिसे पूरा स्टाफ सुविधाएं मुहैया कराई गई। 5वें नंबर पे आता है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की स्कीमों, कार्यक्रमों के सम्मिलन द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से 8 मार्च 2010 को यह नया कार्यक्रम शुरू किया गया। शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नीतिगत दिशा निर्देश करेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और 13 मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनकी सहायता के लिए केंद्रीय समिति, अंतर मंत्रालयी समन्वय समिति होगी। राष्ट्रीय मिशन के जो मुख्य कार्य थे वो थे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर, प्रतिभागी मंत्रालयों, संस्थानों, संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों, सांस्थानिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के जेंडर मेनस्ट्रीम कार्य की निगरानी करना। नंबर 6 पर आता है स्त्री शक्ति पुरस्कार। सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के व्यक्तिगत योगदान को पहचान देने के लिए केंद्र ने स्त्री शक्ति के नाम से 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। ये पुरस्कार भारतीय इतिहास में सम्मानित महिलाओं के नाम पर रखे गए जो अपने साहस, एकता के लिए विख्यात हैं, जैसे अहिल्याबाई होलकर, कन्नगी माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलू जेलियांग, रानी लक्ष्मीबाई। वर्ष 2007 से स्त्री शक्ति पुरस्कार की उपश्रेणी में रानी रुद्रमा देवी का नाम जोड़ा गया। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, साहस के लिए व्यक्तिगत रूप से महिला और पुरुष को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार के तहत 3 लाख की नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नंबर 7 पर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की रूपरेखा गिरते शिशु लिंगानुपात के समाधान के लिए बनाई गई है। प्रारंभ में 2015 में चुने हुए 100 जिलों में योजना प्रारंभ की गई थी।
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक त्रिमंत्रीय स्तरीय पहल है। 19 अप्रैल 2016 को 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 61 अतिरिक्त जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम BBBP की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के पहले 7 BBP जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में 49% की बढ़ोतरी देखी गई। BBBP जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात का न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य है। नंबर 8 पर आता है एकीकृत बाल विकास योजना। इसके तहत 6 से 36 महीने की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को घर ले जाने के लिए राशन रूप में पूरक आहार दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पका पकाया खाना मिलता है और घर ले जाने के लिए राशन की गुणवत्ता में आने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए उसे पारदर्शी बनाने के अन्य प्रयोगों पर काम जारी। नंबर 9 पर आता है महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल। हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई योजना लागू की। करनाल, महेंद्रगढ़ जिलों में इस पहल को शुरू किया गया। इसके तहत 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी के पहले बैच को शामिल किया गया, जिन्हें इस प्रकार के लिए प्रशिक्षण दिया गया और यह कार्य करने के लिए उनको तैयार किया गया। इसमें पुलिस स्वयंसेवी अधिकारियों और गांवों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के बीच एक कड़ी का काम करती है। इन स्वयंसेवी पुलिसकर्मियों का काम केवल उन मामलों पर नज़र रखना होता है जहां महिलाओं को परेशान किया जा रहा है या उन्हें उनके अधिकारों और हकों से वंचित किया जा रहा है या फिर उनके विकास को रोका जा रहा है। नंबर 10 पर आता है पंचायत की महिला जनप्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता, शासन संचालन और उनका कौशल बढ़ाना है ताकि वे गांवों का प्रशासन बेहतर तरीके से चला सकें। पंचायती संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को कई बार काम में मुश्किलें आती हैं। अक्सर उनमें प्रशासन का ज्ञान कौशल का अभाव दिखता है और कई बार तो उनकी ओर से उनके पति या बेटे कार्य करते हैं। इसीलिए महिला सरपंचों तथा निचले स्तर पर महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम की आवश्यकता और इसका गठन किया गया। यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग, वित्त, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए है। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं जो शोषित वंचित लोगों के लाभ के लिए हैं। उम्मीद है महिला सरपंच प्रशिक्षण के बाद इन योजनाओं को लोगों तक ले जाने में मददगार साबित होगी। इन योजनाओं में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और मातृत्व लाभ योजना शामिल है। भारत की प्रमुख महिला शक्तियां जो हैं उनमें देश में प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रह चुकी हैं। वहीं मौजूदा दौर में आज दिल्ली की सत्ता पर जो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रह चुकी हैं शीला दीक्षित जी, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की अध्यक्षा श्रीमती जयललिता जी और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी राज्य की बागडोर संभाल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी तो विश्व की ताकतवर महिलाओं में शुमार की जा चुकी हैं। वर्तमान में यदि देश की संसद में देखें तो देश में विपक्ष की नेता के रूप में सुषमा स्वराज और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार भी रह चुकी हैं। कारपोरेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में इंदिरा नूई और चंदा कोचर जैसी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। महिला अधिकार मानवाधिकार के बराबर होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के लिए सभी समान हैं, चाहे वह पुरुष हों या महिला। सरकार कानून के तहत सभी को बराबरी का संरक्षण प्रदान करेगी। अब बात आती है कि क्या सिर्फ बातों में समानता है। इसके लिए कुछ आंकड़े, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 194 में से 184 देशों ने 2016 तक अपने संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार सुनिश्चित किया है, लेकिन अब भी सही मायनों में महिलाओं को बराबरी नहीं मिल रही है। आइए जानते हैं ये कैसे है। पेंशन स्कीम सिर्फ फुल टाइम वर्कर्स को मिलती है। दुनिया भर में ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ पार्ट टाइम काम करती हैं, इस वजह से उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलते। 50 से ज़्यादा देशों में महिलाओं को राष्ट्रीयता हासिल करने, बदलने या कायम रखने का अधिकार नहीं है। इस वजह से पुरुषों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों से 23% कम कमाती हैं। इससे उनकी आय और बचत ही नहीं बल्कि कई गतिविधियों में अड़चन आती है। 187 में 29 देशों में पति ही घर के मुखिया होते हैं। पारिवारिक फैसले पतियों के हाथ में होते हैं। महिलाओं के नौकरी करने और बैंक अकाउंट खोलने तक के फैसले वे खुद लेते हैं। 75 करोड़ वयस्क दुनिया भर में अशिक्षित हैं। इनमें भी 2/3 महिलाएं हैं। इससे आर्थिक, स्वास्थ्य एवं परिवार के संबंध में फैसले लेने की काबिल वे नहीं बन पाती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का 3 गुना ज़्यादा वक्त घर और परिवार की देखभाल में चला जाता है। यह अनपेड मीन्स इसके लिए उनको कोई वेतनमान नहीं मिलता है, यानी उन्हें काम, पढ़ाई के लिए कम वक्त मिल पाता है। दुनिया भर की हर तीसरी महिला को अपने पति या लिव इन पार्टनर या किसी अन्य करीबी से यौन या शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर के देशों में कुल 24% सीटों पर महिलाएं काबिज हैं। बराबरी की बात तो छोड़ दो, जनप्रतिनिधि बनने में 33% तक भी उनकी पहुंच अभी नहीं हो सकी है। अब भारत देश में पुरुषों के मुकाबले कहाँ हैं महिलाएं? पुरुष सीईओ की तुलना में महिला सीईओ की सैलरी 45% कम है। तीनों सेनाओं के कुल सैनिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 0.7% है। इस बार यूपीएससी में सेलेक्ट हुए 829 लोगों में 24% महिलाएं हैं। देश की कुल महिला आबादी में सिर्फ 22% वर्किंग क्लास की महिलाएं शामिल हैं। अब बात आती है, तीनों सेनाओं में 9000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। कुल सैनिक में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.7% है। आर्मी में इनकी हिस्सेदारी 0.5% है। कुल संख्या जो सैनिकों की है 11,85,146 है, जिसमें महिला सैनिकों की संख्या 6,892 है। एयरफोर्स में 1,29,094 सैनिकों में से
1878 ही महिला सैनिक हैं, जो कि 1.3% हैं। नेवी में 57,240 सैनिकों में 685 सैनिकों की संख्या महिला की है, जो कि 1% है। सैन्य अधिकारियों में महिलाओं की सबसे ज़्यादा 13.3% हिस्सेदारी एयरफोर्स में है। आर्मी में 3.89%, एयरफोर्स में 13.28% और नेवी में 6.7% महिलाओं की हिस्सेदारी है। सिविल सर्विसेज में पिछले साल या पिछले 5 साल में 1144 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं। 2015 में 19% कुल सिलेक्शन का था, जिसमें 1164 में से 229 महिलाएं थीं। 2016 में 1209 में से 282 महिलाएं थीं, जो 23% था। 2017 में 1056 में से 254 महिलाएं थीं, जो कि 24% था। 2018 में 759 में से 182 महिलाएं थीं, जो कि 23.9% था। 2019 में 829 में से 197 महिलाएं सेलेक्ट हुई, जो कि 23.7% था। ये था सिविल सर्विसेज में महिलाओं का सिलेक्शन। अब बात आती है कि शीर्ष पदों पे इनके वेतन का अंतर कितना है। यह अंतर 44% के आसपास है। पुरुष सीईओ की एवरेज सैलरी जो है वो 2.41 करोड़ है, जबकि महिला सीईओ की एवरेज सैलरी जो है वो 1.67 करोड़ है। तो ये रहा शीर्ष पदों पर बैठी हुई महिलाओं के वेतनमान का अंतर। अब लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग में भारत और उसके पड़ोसियों से उसकी तुलना। भारत पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों से इस गैप में पीछे है। जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो बांग्लादेश का 50 है, नेपाल का 101 है, श्रीलंका का 102 है, चीन का 106 है, भारत का 112 है और सबसे नीचे पाकिस्तान का 151 है। तो इस प्रकार भारत जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग में पाकिस्तान को छोड़कर सबसे नीचे है अपने पड़ोसियों में। अब बात आती है महिला आबादी में कितने फीसदी वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं। तो वर्किंग क्लास में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो ग्लोबल हिस्सेदारी 38.85% है, अमेरिका में 16.3% है, चीन में 13.71% है, बांग्लादेश में 30.18% है और पाकिस्तान में 20.32% है और भारत में 22% है। इसके बाद आते हैं भारत में कार्यकारी महिलाओं का जो कार्यक्षेत्र है वो क्या है। सर्विसेज में 2017 के आंकड़े के अनुसार जो सर्विस में महिलाएं हैं वो 25.94% हैं, एग्रीकल्चर में 56.36% हैं और इंडस्ट्री में 17.7। ये जो 100% महिलाएं काम करती हैं उनका विभाजन है। ये 100% महिलाएं काम नहीं करती हैं। जो महिलाएं काम करती हैं उनको अगर 100% मान लिया जाए तो ये उनका विभाजन है कि वो किस किस विभाग में कार्य करती हैं। इन सभी आंकड़ों के और इन सभी नियम कानून के होते हुए भी आज भी महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय और दयनीय है। हम चारों तरफ अपने रोज़ किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी खबर में या फिर राह चलते हुए अक्सर महिलाओं के साथ छेड़खानी या फिर बलात्कार की अन्य घटनाएं सुनते रहते हैं। पारिवारिक हिंसा या अन्य कलह की जो घटनाएं हैं वो तो लगातार सुनने में आती ही रहती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी महिला समानता दिवस जो कि 26 अगस्त को मनाया जाता है उसके बारे में। ये आंकड़े कुछ समाचार पत्रों से और उनकी कटिंग से लिए गए हैं। दैनिक भास्कर के सौजन्य से इसमें कुछ आंकड़े हैं और कुछ आंकड़े KSG एक समूह है उससे लिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो यदि